हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे चाइल्ड राइट और चाइल्ड एक्ट्स के बारे में। ये टॉपिक मेंशन है यूनिट 6 में और इसी के साथ हमारा यूनिट 6 भी कंप्लीट हो जाएगा। यूनिट 5 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए नॉट वेस्टिंग मच टाइम स्टार्ट करते हैं। चाइल्ड राइट्स क्या है? वो सब हक जो बच्चों को अवेलेबल है हमारे देश के अंदर। तो उसमें से जो कुछ राइट्स हैं विच आर मेंशन्ड इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? संविधान, जिसके हिसाब से जो हमारे देश का जो कानून व्यवस्था है, जो हमारे देश की गवर्नमेंट है, वो वर्क करती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बुक अकॉर्डिंग टू विच अवर कंट्री इज रूल्ड बाय अवर गवर्नमेंट। फाइन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत से राइट्स हम सभी लोगों के लिए मेंशन्ड है। जो भी इंडियन सिटीजन्स हैं, जो भी हमारे देश में लोग रहते हैं, उनके लिए कुछ हक हैं, जो कुछ अधिकार हैं जो मेंशन किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। उसी में बच्चे भी आ जाते हैं। तो बच्चों के लिए कौन कौन से राइट्स मेंशन हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, चलिए देखते हैं। पहला है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में लिखा गया है राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 14 टॉक्स अबाउट राइट टू इक्वालिटी कि सबको बराबरी का हक है। तो ये जो अधिकार है वो बच्चों को भी मिलता है। अब राइट टू इक्वालिटी में दो तरह के राइट्स आते हैं। वन, इक्वालिटी बिफोर लॉ, और दूसरा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब कोई भी इंसान जो है वो कानून से, लॉ से बड़ा नहीं है। ठीक है, हर इंसान को कानून की जब बात की जाएगी तो लॉ विल बी अबव ऑल द पीपल्स। ठीक है। सेकंड आ जाता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसका मतलब ये है कि सब लोगों पर एक ही तरह का कानून, एक ही तरह का लॉ काम करेगा। अगर किसी इंसान ने कोई एक क्राइम किया है तो अगर उसे जो सजा मिल रही है वही सजा किसी और इंसान ने, चाहे वो किसी और कास्ट का हो, कल्चर का हो, रिलीजन का हो, उसे भी वही सजा दी जाएगी। तो सब पर एक ही तरह का कानून लागू होगा। तो हर एक को हक है इक्वालिटी का। तो यही राइट के अंदर राइट टू इक्वालिटी इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर द चिल्ड्रन। फाइन। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 15। ये जो आर्टिकल 14, 15 ये सब है, ये मेंशन्ड होते हैं पार्ट 3 में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जैसे हमारी बुक होती है उसमें बहुत सी यूनिट्स होती हैं और यूनिट्स के अंदर इंडिविजुअल चैप्टर्स होते हैं। बस वैसे ही आप समझ लीजिए, ये उन बच्चों के लिए जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से नहीं है, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नहीं पढ़ा है। तो एक बुक है दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें डिफरेंट यूनिट्स हैं जिसको पार्ट्स में डिवाइड किया गया, पार्ट 1, 2, 3। देन उसके अंदर जो मेंशन है इंडिविजुअल चैप्टर्स। तो पार्ट 3 जो है ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें मेंशन है फंडामेंटल राइट्स। सारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे मौलिक अधिकार, वो उसमें मेंशन्ड है। और ये आ जाता है आर्टिकल 12 से आर्टिकल 32 तक। ठीक है। तो ये जो आर्टिकल 14 है दैट ऑल्सो इंक्लूड्स इन द फंडामेंटल राइट्स। फिर आता है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या कहता है? राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी तरह के भेदभाव ना हो, इसका भी हक हमारे देश के हर नागरिक को है। और उसी में आ जाते हैं बच्चे भी। अब किस किस बेस पे डिस्क्रिमिनेशन, इसमें स्पेसिफिकली इस राइट के अंदर मेंशन्ड है और इस पे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि किन बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जा सकती। ये जो चीजें मेंशन है उसके अलावा कोई भी जो स्पेशल प्रोविजंस है वो गवर्नमेंट बना सकती है। तो कौन कौन से है? ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, किसी भी बच्चे को दूसरे बच्चे के साथ डिस्क्रिमिनेट या भेदभाव नहीं किया जा सकता ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कि एक पर्टिकुलर रिलीजन का बच्चे को स्कूल में जाना अलाउड है गवर्नमेंट स्कूल में और दूसरे को आप मना करें, ऐसा नहीं हो सकता। रेस, किसी भी रेस से, रेस इज अ बायोलॉजिकल, कि जो बायोलॉजिकल फीचर्स जिन लोगों के सेम होते हैं। फाइन। तो रेशियल बेसिस पे नहीं, कास्ट, किसी भी कास्ट का हो, अपर कास्ट का, लोअर कास्ट का, डजंट मैटर, उनके ऊपर भेदभाव नहीं किया जा सकता। नॉट ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो ये जो 5 चीजें मेंशन की गई हैं, इन बेसिस पे किसी भी नागरिक में भेदभाव नहीं किया जा सकता और उसी में इंक्लूड हो जाते हैं बच्चे भी। तो बच्चों को अभी हमने देखा कौन से 2 राइट्स अवेलेबल है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट इज अंडर आर्टिकल 14 दैट इज राइट टू इक्वालिटी, कि सबको एक बराबर का हक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि कानून के सामने सब बच्चे बराबर हैं। दूसरा आता है आर्टिकल 15 जिसमें मेंशन्ड है राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। फिर नेक्स्ट पार्ट आ जाता है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में क्या मेंशन है? दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, कि हर इंसान को यह हक है कि वो अपनी फ्रीडम से इस देश के अंदर जी सके, अपनी लाइफ को अपने तरीके से वो जी सके। बट स्पेसिफिकली इधर मेंशन है क्या है?
प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, कि अगर कानून चाहे तो वो उसके इस हक को छीन भी सकता है। सपोज अगर किसी इंसान ने कोई ऑफेंसिव क्राइम किया है, कोई क्राइम किया है, किसी की जान ले ली है, तो आप अब वो कानून में जाके ये नहीं कह सकता कि मेरा तो फंडामेंटल राइट है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, आप मेरी लाइफ नहीं ले सकते, आप मुझे डेथ पेनल्टी नहीं दे सकते। तो यहां पे स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि अगर कानून चाहे तो वो किसी इंसान से उसका ये हक छीन सकती है ओनली बाय प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अगर ऐसा सिचुएशन अराइज हो जाती है या ऐसे सर्कमस्टांसिस है या इंसान ने ऐसा कोई काम किया है तो उससे ये हक उससे लिया जा सकता है। तो ये जो राइट है दैट इज ऑल्सो अवेलेबल टू द चिल्ड्रन, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसके अंदर ही आ जाता है राइट टू प्रिवेसी, कि आपको अपनी प्रिवेसी मेंटेन करने का राइट है, एम्प्लॉयमेंट का राइट है कि आप अपना लाइवलीहुड कमा सके, शेल्टर का राइट है, एजुकेशन का राइट है। ऑल दिस राइट्स कम्स अंडर द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। फाइन, नेक्स्ट आता है आर्टिकल 21A। तो मैंने आपको बताया आर्टिकल 12 से 32 तक सभी हैं फंडामेंटल राइट्स, तो ये भी आता है फंडामेंटल राइट के अंडर। इसमें क्या है, इट इंक्लूड्स राइट टू एजुकेशन। कौन सी एजुकेशन? फ्री एंड कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन। हर वो बच्चा जो 6 से 14 साल तक की उम्र का है उसे पूरा हक है कि उसे एलिमेंट्री एजुकेशन दी जाए। अब ध्यान रखिए यहाँ एलिमेंट्री बेसिक एजुकेशन की बात हो रही है, हायर एजुकेशन की बात नहीं हो रही कि उसे हायर एजुकेशन की उसे ग्रेजुएशन फ्री कराई जाएगी, नहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं, हायर एजुकेशन भी नहीं और नॉट प्रोफेशनल एजुकेशन भी नहीं। ठीक है, अगर कोई प्रोफेशनल डिग्री है दैट इज ऑल्सो नॉट कंपलसरी, ठीक है, वो भी फ्री नहीं है। तो एलिमेंट्री एजुकेशन जो है 6 से 14 साल तक के बच्चों को वो फ्री प्रोवाइड की जाएगी अंडर RTE एक्ट जो 2009 में आया था। और ये जो आर्टिकल 21A है वह भी वही हक प्रोवाइड करता है। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब ये राइट इंक्लूडेड नहीं था अंडर आर्टिकल 21। इट वाज एडेड बाय 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब ये अमेंडमेंट एक्ट क्या होता है कि विद टाइम, अब देखिए विद टाइम बहुत से सर्कमस्टांसेस में चेंजेस आते हैं, तो लॉ को चेंज करना पड़ता है, कानून में कुछ चीजें निकालनी पड़ती है, कुछ चीजें ऐड ऑन करनी पड़ती हैं। तो हमारे संविधान को ना, कॉन्स्टिट्यूशन को, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था उन लोगों ने बड़े फ्लेक्सिबल तरीके से बनाया गया है कि उसमें पूरे उन्होंने वो तरीके रखे हैं जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कुछ चेंजेस लाने हो विद टाइम वो लाए जा सके। तो जब ये देखा गया कि यह फ्री जो और कंपलसरी जो एजुकेशन है वो बच्चों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है और ये उनका एक मौलिक अधिकार है, जब ये आइडेंटिफाई किया गया तो उसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ऐड कर दिया गया बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये एक प्रोसेस होता है जिसमें बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट में, फिर उसमें वोटिंग होती है एंड द अमेंडमेंट जो है, जो चेंजेस जो है पर्टिकुलर एक्ट में लाए जाते हैं। फाइन, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 21E वाज एडेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? तो कौन सा था? दैट वाज 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। फाइन, तो आर्टिकल 21A में क्या मेंशन है? दैट इज राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखें कि ऑप्शन में इस तरह से भी मेंशन हो सकता है कि राइट टू हायर एजुकेशन और प्रोफेशनल, तो वो नहीं है प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 21E में, सॉरी A में। नेक्स्ट आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसके अंदर 2 आर्टिकल्स आते हैं, वन इज आर्टिकल 23 एंड सेकेंड इज आर्टिकल 24। तो आर्टिकल 23 में मेंशन्ड है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर। तो जो इंसानों की सेल की जाती है, ट्रैफिकिंग की जाती है आइदर प्रोस्टिट्यूशन के लिए या फिर ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए, बच्चों को बेचा जाता है, लेडीज़ को बेचा जाता है, ह्यूमन बीइंग्स को बेचा जाता है, दैट इज कॉल्ड ट्रैफिकिंग। और इस पे रोक लगाना और इसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिलना हर नागरिक का अधिकार है इंक्लूडिंग चिल्ड्रन। ठीक है, एंड ऑल्सो इसमें इंक्लूड किया गया है फोर्स लेबर, कि किसी को ज़बरदस्ती काम करवाना। जैसे पहले किसी बच्चों की या लोगों की जो यू कैन से कि उनको लैक ऑफ नॉलेज का फ़ायदा उठाकर उनसे कुछ साइन करवा लिए जाते थे और उनसे ज़बरदस्ती काम कराया जाता था विदाउट मनी, पैसा नहीं दिया जाता था बट काम कराया जाता था। तो वो जो फोर्स लेबर है उसके अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन मिलना हर इंसान का हक है इंक्लूडिंग चिल्ड्रन। तो आर्टिकल 23 में क्या मेंशन है? दैट इज प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर। इंसानों का बेचना खरीदना और उनका जबरदस्ती काम, फोर्स लेबर, बंधुआ मजदूरी जिसे कहते हैं। आगे आ गया आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 क्या मेंशन करता है? प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एटसेट्रा। तो चिल्ड्रन को, जो 14 साल तक के कम की उम्र के बच्चे हैं,
उनको किसी भी तरह के जो हजार्डस क्या हो जाता है, जो लाइफ के लिए किसी तरह से जो हार्मफुल इंपैक्ट करे, जो लाइफ को रिस्क में डाले, दैट इज कॉल्ड हजार्डस। तो किसी भी तरह की हजार्डस एम्प्लॉयमेंट में, हजार्डस ऑक्यूपेशन में बच्चों को एम्प्लॉयमेंट नहीं किया जाए, इट इज मेंशन इन द, उसके अगेंस्ट उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए, दैट इज मेंशन अंडर आर्टिकल 24। और कौन से बच्चे, दैट इज जो 14 साल से कम के बच्चे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ हजार्डस ऑक्यूपेशन ही मेंशन था। फिर सुप्रीम कोर्ट में 2006 में एक जजमेंट में लाया कि 14 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उन्हें हर तरह के ऑक्यूपेशन में नहीं रखा जा सकता, चाहे फिर वो होम हेल्पर्स हो, हाउस हेल्पर्स में की तरह रखते हो, या होटल्स में रखते हो, या रेस्टोरेंट्स में, वहां पे भी प्रोहिबिटेड है। और इसके अगेंस्ट फाइन भी हो सकता है और इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। फाइन। नेक्स्ट आता है ओके आर्टिकल 29। तो आर्टिकल 29 क्या कहता है? राइट ऑफ माइनॉरिटीज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ देयर इंटरेस्ट। तो हमारे देश में दो तरह की माइनॉरिटीज हैं, वन इज लिंग्विस्टिक और अदर इज रिलीजियस। ठीक है, वो लैंग्वेज, उस लैंग्वेज के लोग जो बहुत छोटे एरिया में बोली जाती है वो आ जाते हैं लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज में, और रिलीजियस माइनॉरिटी वो धर्म जिसमें जो पॉपुलेशन है लोगों की वो बहुत कम है। तो हमारे देश में 6 रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, जिसमें मुस्लिम्स, सिख्स, पारसी, बुद्धिस्ट, जैन्स, ये सब इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, तो इन दोनों टाइप की माइनॉरिटीज का उनकी इंटरेस्ट को सेव करना, उनको बचाना, वो भी उनका मौलिक अधिकार है। उसमें क्या क्या आ जाता है? उनकी लैंग्वेज को प्रिजर्व करना, स्क्रिप्ट को और कल्चर को। तो ये जो राइट है, क्योंकि माइनॉरिटीज में सारे अडल्ट इंडिविजुअल ही नहीं है, उसमें चिल्ड्रन भी आ जाते हैं, तो चिल्ड्रन को भी ये पूरा हक है कि उनकी जो इंडिविजुअल लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, कल्चर है, उसे प्रोटेक्ट किया जाए, और उनको ये अधिकार है इस चीज़ का। इसीलिए जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, उसमें स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि बच्चों को अप टू 6 इयर्स उनकी वर्नैकुलर लैंग्वेज में सिखाया जाए, मतलब जो उनकी मदर टंग है, जो उनकी बेसिक लैंग्वेज है, जो उनके परिवार में उन्होंने सुनी है, उसी में उनको पढ़ाया जाए। ठीक, तो आ गया आर्टिकल 29 इज मेंशन राइट ऑफ माइनॉरिटीज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ देयर इंटरेस्ट। कौन कौन से इंटरेस्ट? उनकी लैंग्वेज, उनका स्क्रिप्चर और उनका कल्चर। नेक्स्ट आ जाता है, जैसे मैंने कहा कि एक यूनिट जो है दैट इज ऑफ फंडामेंटल राइट विच कम्स अंडर पार्ट 3। फिर आता है पार्ट 4, जिसमें मेंशन है पार्ट 4, जिसके अंदर आ जाता है डीपीएसपी। डीपीएसपी इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। इसके अंदर वो सब बातें मेंशन्ड हैं जो एक स्टेट गवर्नमेंट को, यूटी गवर्नमेंट को करनी है अपने सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए। ठीक है, तो डीपीएसपी पार्ट 4 में आ जाते हैं, और उसी में आर्टिकल है एक आर्टिकल 39E, जो कहता है राइट टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग अब्यूज्ड एंड फोर्स्ड बाय इकोनॉमिक नेसेसिटी टू एंटर ऑक्यूपेशन अनसुटेड टू द एज। तो स्टेट का ये फर्ज बनता है, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर एक काम करे जिससे कि किसी भी बच्चे को उसकी इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से कोई ऐसा काम ना करना पड़े जो उसकी एज के लिए सही नहीं है या उसकी हेल्थ के लिए हार्मफुल है। ठीक है, तो ये एक उनका राइट है बच्चों का कि उनकी गवर्नमेंट ऐसे स्टेप्स उठाए ताकि उनको अपनी इकोनॉमिक नेसेसिटी या अपनी यू कैन से कि इकोनॉमिक रीजंस की वजह से, कि पैसे की कमी की वजह से, पैसे की तंगी की वजह से उनको ऐसा काम करना पड़े जो उनकी हेल्थ के लिए, उनकी अपब्रिंगिंग के लिए सही नहीं है। तो ये किस में आ जाता है? आर्टिकल 39E, जो इन टर्न पार्ट 4 में है ऑफ डीपीएसपी, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ठीक है, तो नेक्स्ट इज आर्टिकल 39F। यहां पे ये मेंशन किया गया कि हर इंसान को पूरा हक है कि उसे पूरी अपॉर्चुनिटीज मिले ताकि वो डेवलप कर सके टू देयर फुलेस्ट। तो इसमें आ जाते हैं चिल्ड्रन भी। ये वाला मैंने आपको तब भी मेंशन करवाया था जब स्कीम्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो राइट टू हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट। चिल्ड्रन को पूरा हक है कि उन्हें हर तरह की अपॉर्चुनिटी, मतलब उन्हें प्रॉपर एजुकेशन मिले, उन्हें प्रॉपर सोशल सर्कमस्टांसेस मिले, उन्हें हेल्थ चेकअप प्रॉपर मिले, हेल्थ मॉनिटरिंग प्रॉपर हो, ये उनका हक है ताकि वो बाकियों की तरह पूरा अपना फुलेस्ट अपने पूरे पोटेंशियल तक ग्रो हो सके। तो दैट इज मेंशन इन 39F। 39F सेज राइट टू हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 45। तो डीपीएसपी के अंदर 3 आर्टिकल हैं। वन इज आर्टिकल 39E दैट सेज कि राइट टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग अब्यूज्ड एंड फोर्स्ड बाय इकोनॉमिक नेसेसिटी टू द
टू एंटर ऑक्यूपेशन अनसूटेड टू देयर एज। और 39F में मेंशन है राइट टू हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्दी डेवलपमेंट। एंड आर्टिकल 45 सेज राइट टू अर्ली चाइल्डहुड केयर फॉर द चिल्ड्रन हु आर बिलो द एज ऑफ 6 years। तो अर्ली चाइल्डहुड केयर जो हमने आंगनवाड़ी सर्विस के टाइम पे भी पढ़ा था, दैट इज उस तरह की पूरी सर्विस जो उनको एक प्रॉपर माइलस्टोन्स को अचीव करने में हेल्प करे, वो हर बच्चे को मिले, चाहे फिर वो किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करता हो, जब तक वो 6 साल की उम्र तक नहीं पहुंचता। तो इसके लिए भी जो सारे यू कैन से कि फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ स्टेट। ठीक, तो डीपीएसपी के अंदर जो चिल्ड्रन के लिए स्पेसिफिक राइट्स आते हैं, दैट इज मेंशन अंडर आर्टिकल 39E, 39F एंड आर्टिकल 45। आता है नेक्स्ट इज आर्टिकल 46 टू प्रोटेक्ट वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी फ्रॉम सोशल इनजस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन। तो हर वीकर सेक्शन को, चाहे फिर वो SC/STs हो जाए या चिल्ड्रन हो जाए, ओल्ड एज पीपल हो जाए, उन सबको सोशल इनजस्टिस से बचाना, उनको किसी भी तरह का उनके साथ यू कैन से शोषण ना हो, उससे उनको प्रोटेक्ट करना, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट गवर्नमेंट की। तो दैट इज ऑल्सो आर्टिकल 46। तो ये सब जो राइट्स हैं इसके अंदर चिल्ड्रन भी इंक्लूड हो जाते हैं, और ये सब मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो फोर्स करते हैं गवर्नमेंट को, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट को, ऐसे स्टेप्स उठाने में जिससे कि चिल्ड्रन की हेल्दी डेवलपमेंट की तरफ काम किया जाए और उसकी तरफ बढ़ा जाए। अब चाइल्ड राइट्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जो कि मेंशन है, जो उनके हक हैं, जो उनके अधिकार हैं, जो अगर उन्हें ना मिले तो दे कैन मूव टू द कोर्ट, और कोर्ट जो है फोर्स कर सकता है पर्टिकुलर स्टेट को या सेंटर को ऐसे स्टेप्स करने के लिए। अब है कि उनकी हेल्दी डेवलपमेंट के लिए या उनके बेहतरी के लिए ऐसे कौन कौन से कानून, पर्टिकुलर कानून बनाए गए हैं। तो दैट इज चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट। इसमें सबसे पहला आ जाता है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट। बच्चों की शादी एक पर्टिकुलर एज से पहले ना हो। तो पहले जो मेंशन थी, हमारे जो एज मेंशन है, दैट इज फॉर 18 फॉर गर्ल्स एंड 21 फॉर बॉयज। अभी एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें ये कहा गया है कि दोनों की एज को, मिनिमम एज ऑफ मैरिज जो है वो 21 कर दिया जाए, बट ये अभी एक्ट नहीं बना है। तो एट प्रेजेंट जो अभी तक जो फॉलो किया जा रहा है, दैट इज मिनिमम एज गर्ल्स के लिए 18 और बॉयज के लिए 21। अगर इससे पहले बच्चों की शादी कराई जाती है तो दैट इज अ क्राइम, जिसकी सजा भी मिल सकती है। फाइन, तो दैट इज प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। नेक्स्ट इज चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, जो ये कहता है कि किसी भी बच्चे को, अगर वो 14 साल से कम है, उसे किसी भी तरह के हजार्डस ऑक्यूपेशन पे एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता। और इसी के अंडर सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में एक जजमेंट लाई थी कि 14 साल से कम के बच्चे किसी भी तरह के ऑक्यूपेशन, फिर चाहे वो हजार्डस हो या नॉन हजार्डस हो, होम हेल्पर्स हो या होटल्स हो या फिर रेस्टोरेंट्स हो, वहां पे भी उन्हें एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता। दैट इज अ ऑफेंसिव क्राइम। नेक्स्ट आता है द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट, जिसमें जो ट्रैफिकिंग है ह्यूमंस की, चाहे वो ड्रग एडिक्शन, ड्रग्स के लिए हो या फिर प्रोस्टिट्यूशन के लिए हो, जिस भी तरीके से जो ट्रैफिकिंग की जाती है उस पर रोक लगाना, और जो लोग इस पे इन्वॉल्व हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा देना। दैट डील्स विद द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956। इसमें ओवर एन पीरियड ऑफ टाइम काफी अमेंडमेंट आते रहे हैं, और रिसेंट अमेंडमेंट इसमें जो आया है दैट इज ऑफ 2006। मैंने जैसे आपको बताया कि अमेंडमेंट आते हैं, चेंजेस लाए जाते हैं, कुछ जो उसमें प्रोविजंस होते हैं, कुछ जो चीजें उसमें मेंशन की होती है उन्हें डिलीट कर दिया जाता है, जो अब यूजफुल नहीं रही होती, और कुछ जो नए क्राइम जिस तरह से होने लगते हैं उनके हिसाब से कुछ नए प्रोविजंस ऐड ऑन किए जाते रहते हैं। तो इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट 1956, और इसका जो रिसेंट अमेंडमेंट है दैट इज 2006 का। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट एक्ट हमें पढ़ना है, जिसको हमें डिटेल में स्टडी करना है, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है पॉक्सो। पॉक्सो एक्ट जो कि 2012 में लाया गया था। इसके अकॉर्डिंगली हर वो इंसान जो 18 साल से कम है उसे कंसीडर किया जाता है एज अ चाइल्ड। इस कानून को लाया गया था बच्चों को जो सेक्सुअल ऑफेंसेस है, सेक्सुअल अब्यूज है, उससे बचाया जा सके, उसके अगेंस्ट उनको प्रॉपर प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा सके। दैट्स वाई लाया गया था पॉक्सो एक्ट 2012। इसमें प्रॉपर डेफिनेशन दी गई है सेक्सुअल अब्यूज की। सेक्सुअल अब्यूज को कंप्लीटली डिफाइन किया गया है कि किस तरह के क्राइम को दैट विल बी कंसिडर्ड अंडर द सेक्सुअल अब्यूज। नेक्स्ट इज चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर एट एवरी लेवल ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग। अगर किसी बच्चे के साथ सेक्सुअल अब्यूज होता है और वो उसकी रिपोर्ट करता है, तो इस बात का पूरा ध्यान रखा जाए कि जब से
रिपोर्टिंग हुई और तब जब तक केस चल रहा है तब तक बच्चे के लिए जो भी इन्वायरमेंट है वो पूरा फ्रेंडली हो, वो कहीं पे भी घबराए ना या उसे कहीं पे भी उस पर प्रेशराइज ना हो। तो इस चीज़ का पूरा प्रॉपर ध्यान रखा जाए, चाहे वो कोर्ट के अंदर हो या बाहर हो, उसकी प्रोटेक्शन का पूरा प्रॉपर ध्यान रखा जाए। और ये भी रखा जाए कि जब भी क्राइम रिपोर्ट हो तो जल्दी से जल्दी उसकी ट्रायल्स कंप्लीट हो और जो भी कल्प्रिट है उसे सजा मिले। तो स्पीडी ट्रायल्स हो ताकि बच्चे के ऊपर जो मेंटल प्रेशर है वो कम से कम हो पाए। जैसे आपको पता है कि हमारे देश में जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है वो बहुत लंबी चलती हैं। आज क्राइम हो रहा है तो 10 साल 15 साल तक भी जजमेंट नहीं आती। निर्भया कांड में कितने सालों बाद प्रॉपर जजमेंट आ पाई थी, लेकिन बच्चों के केस में ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इतने टाइम पीरियड्स में बच्चा जो मेंटल टॉर्चर से गुजरेगा उससे बहुत उसका जो हेल्थ पे जो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि बच्चा मेंटली उतना डेवलप नहीं हुआ होता जितना एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग होता है। तो इसीलिए पॉक्सो एक्ट के अंडर स्पीडी ट्रायल्स किए जाते हैं कि जल्दी से जल्दी जो है फाइनल जजमेंट हो पाए और कल्प्रिट को सजा मिल पाए। साथ ही यहाँ पे एक मेंशन किया गया है इन कैमरा ट्रायल्स का, कि कैमरे के अंदर जो है ट्रायल्स किए जाए जिसमें जो कल्प्रिट है वो विक्टिम को ना देख पाए, जिसने जो गुनाह किया है वो ना देख पाए विक्टिम में। बच्चे की जो सेफ्टी है उसकी प्रॉपर ध्यान रखा जाए, उसकी जो आइडेंटिटी है वो डिस्क्लोज ना हो। ठीक, तो डेथ पेनल्टी भी है इसमें कि अगर कुछ ऐसे क्राइम्स के लिए यहाँ पर डेथ पेनल्टी भी मेंशन है कि ऐसा हीनियस क्राइम अगर किसी ने किया है बच्चे के साथ तो उसे डेथ पेनल्टी भी दी जा सकती है। फाइन। एंड दिस जो पॉक्सो एक्ट है दैट इज जेंडर न्यूट्रल। इसमें ये नहीं है कि अगर छोटी गर्ल के साथ कुछ सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है तो ही उसे सजा मिलेगी, नहीं, जेंडर न्यूट्रल है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। सेक्सुअल अब्यूज अगर उनका हुआ है तो कल्प्रिट को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। नेक्स्ट इज ईज ऑफ रिपोर्टिंग। इस चीज़ का ध्यान रखा गया है कि अगर कोई सेक्सुअल क्राइम हुआ है बच्चे के अगेंस्ट तो सिर्फ बच्चा ही नहीं, अगर कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई यू कैन से एनजीओज हैं, वो भी रिपोर्ट कर सकती हैं। तो रिपोर्टिंग को ईजी बनाया गया है, यू कैन से हैजल फ्री बनाया गया है ताकि जल्दी से जल्दी रिपोर्टिंग हो और प्रोसीडिंग स्टार्ट हो और कल्प्रिट को पकड़ा जा सके। स्टोरेज ऑफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ ऑफेंस अंडर पॉक्सो एक्ट। अगर किसी के मोबाइल फोन में चाइल्ड पोर्नोग्राफी है तो उसे भी ऑफेंस के अंडर कंसिडर किया गया है अंडर पॉक्सो। इंटरिम कंपनसेशन, जब जुडिशियल प्रोसीडिंग चलती हैं तो जो विक्टिम है, जो बच्चा है, उसे इंटरिम कंपनसेशन भी दी जाती है ताकि उसकी जो पढ़ाई है या उसका जो हेल्थ है वो उसका प्रॉपर मेंटेनेंस हो पाए। तो इंटरिम कंपनसेशन भी दी जाती है और एक पर्सन भी अपॉइंट किया जाता है दैट इज कॉल्ड एज अ सपोर्ट पर्सन, जो चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी अपॉइंट करती है, जो पूरी प्रोसीडिंग के दौरान जब से क्राइम हुआ है और जब से फाइनल जजमेंट आती है तब तक बच्चे के साथ रहते हैं और बच्चे को हर जगह उसका जो है उसको गाइड करते हैं प्रॉपर प्रोसीडिंग्स में। तो एक सपोर्ट पर्सन भी अपॉइंट किया जाता है। तो दैट इज अबाउट पॉक्सो एक्ट। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट एक्ट है बच्चों के लिए लाया गया है दैट इज जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम अवर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी जो हमने 3 एक्ट्स देखे थे दैट इज प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज, उसमें इंपॉर्टेंट है आपको मिनिमम एज का पता होना। बट ये जो 2 एक्ट्स हैं ये रीसेंट एक्ट्स हैं, क्योंकि वो बाकी 3 जो एक्ट्स हैं, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग हो या फिर मैरिज से रिलेटेड या फिर लेबर से, वो बहुत पुराने एक्ट्स हैं। तो उसमें आपको जस्ट ये पता होना है कि किस एज से कम एज के कम बच्चों को एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता किसी भी ऑक्यूपेशन में, या किस एज से कम पर शादी नहीं की जा सकती। बाकी ये दोनों एक्ट्स जो हैं इनके आपका डिटेल में आपको पता होना जरूरी है। So come towards the Juvenile Justice Care and Protection of Children Act 2015, ये फोर्स में आया था 15 जनवरी 2016 में। फाइन, तो इट कम इनटू इफेक्ट ऑन 15 जन 2016। तो इसमें 2 तरह के बच्चों पे ज्यादा फोकस है। 1, चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ, वो बच्चे जिन्होंने किसी तरह का कोई क्राइम किया है, किसी तरह से लॉ को वायलेट किया है, वो बच्चे। एंड दूसरी कैटेगरी में बच्चे वो आते हैं चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, वो बच्चे जिन्हें केयर एंड प्रोटेक्शन की जरूरत है, यानी जिनके साथ क्राइम हुआ है। फाइन, तो 2 तरीके के बच्चे आ गए, जिन्होंने क्राइम किया है और जो विक्टिम है, जिनके साथ क्राइम हुआ है। तो उन दोनों तरीके को बच्चों के लिए ये बनाया गया है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट। तो ये क्या क्या प्रोवाइड करता है? इट प्रोवाइड्स फॉर द यू कैन से कॉन्स्टिट्यूट ऑफ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। एक जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड बनाया जाएगा जो बच्चे के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन करेगा। उसमें कौन कौन मेंबर होगा? 1 विल बी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और 2 जो मेंबर्स होंगे दैट विल बी सोशल सर्विस से, सोशल वर्कर्स जो होंगे वो होंगे, जिसमें से एटलीस्ट 1 जो है वो विमेन होनी चाहिए।
ठीक है। तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में अगर पूछा जाता है कि कितने मेंबर्स होते हैं, तो 3 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से एक जो होता है वो होता है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, जिसको कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बाकी 2 मेंबर्स होंगे सोशल वर्कर, जिसमें से एक एटलीस्ट विमेन होनी चाहिए। फाइन। अब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड क्या करता है, वो करता है प्रिलिमिनरी असेसमेंट। वो ये देखता है कि बच्चा जिसने क्राइम किया है विच इज़ इन द कन्फ्लिक्ट ऑफ क्राइम या कन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ, उसे एज अ चाइल्ड ट्रीट करना है या एज अ एडल्ट ट्रीट करना है। ये एग्जामिनेशन करने के बाद वो बच्चों को या तो जुवेनाइल कोर्ट में सेंड करते हैं या फिर एडल्ट कोर्ट में फॉरवर्ड करते हैं। और ये जो प्रिलिमिनरी असेसमेंट है ये उनको 3 महीने के अंदर अंदर करनी होती है। 3 महीने कब से स्टार्ट होंगे, जब से केस जो है रिपोर्ट होगा तब से। तो ट्रायल देखने के बाद दे विल डिसाइड कि उसे एज अ चाइल्ड ट्रीट करना है और एज अ एडल्ट ट्रीट करना है। ये जो है उनकी पर्टिकुलर बायोलॉजिकल एज और उनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट और टाइप ऑफ क्राइम कि क्राइम कैसा है, उसके बेसिस पे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ये डिसाइड करता है। और उसी तरह से आगे बच्चे को फॉरवर्ड किया जाता है टू द यू कैन से नॉर्मल कोर्ट और अ जुवेनाइल कोर्ट। ठीक। अब अंडर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 3 तरह के ऑफेंसेस डिफाइन किए गए हैं। 1 इज पैटी ऑफेंसेस, वो तरह के ऑफेंसेस जिनके लिए जो इम्प्रिजमेंट है दैट इज लेस देन 3 years। दूसरे आ जाते हैं सीरियस ऑफेंसेस, जिनके लिए जो इम्प्रिजमेंट है दैट इज मोर देन 3 years। एंड द थर्ड टाइप ऑफ कैटेगरी ऑफ क्राइम्स इज हीनियस क्राइम, जिनके लिए हमारे इंडियन पैनल कोड में कम से कम 7 साल की सजा है। तो वो सारे क्राइम जिनके लिए आईपीसी में मेंशन है अप टू 7 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट, वो आते हैं हीनियस क्राइम में। फाइन। तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड डील करता है 2 तरह के बच्चों में, 1 विच आर इन द कन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ और 2 जिनको प्रोटेक्शन विच आर इन द नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। और वो उनके प्रॉपर जो है जुडिशियल प्रोसीडिंग कैरी ऑन करके उनके फाइनल ट्रीटमेंट किया जाता है। अब इन चीज़ों की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि ये जानना कि जो भी बच्चा इन कन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ है, जिसने क्राइम किया है, वो एक्चुअल में ही इज लायबल फॉर दैट, और उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसका आसपास का एटमॉस्फेयर ने उसे पुश किया है। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे खुद से वो क्राइम नहीं करते, आसपास की सिचुएशन उनको फोर्स करती हैं, आइदर उनका जो यू कैन से कि चाइल्डहुड ट्रॉमास की वजह से या आसपास के एटमॉस्फेयर की वजह से या फिर ऐसी कंडीशंस की वजह से वो ऐसे क्राइम करने पे मजबूर हो जाते हैं। तो उन चीज़ों को ध्यान रखकर उनको ये देखना कि क्या उन्हें इम्प्रिजनमेंट की ज़रूरत है या उनको रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत है। क्योंकि बच्चों को मुद्दा है, बच्चों को जिन भी बच्चों से क्राइम हुआ है उन्हें वापस इस लाइक रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल बनाना कि इन फ्यूचर वो लॉ के साथ छेड़खानी ना करें। ठीक है, खाली सज़ा नहीं देनी है, उन्हें ये भी बताना कि जो उन्हें किया है वो कितना हद तक गलत है। तो ये हो सकता है प्रॉपर उनका एग्जामिनेशन करके कि उन्हें किस तरह का ट्रीटमेंट चाहिए, उन्हें इम्प्रिजनमेंट चाहिए या फिर उन्हें रिहैबिलिटेशन चाहिए या उनको डिटेंशन हाउसेज में भेजना है। फाइन। नेक्स्ट आता है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। 2 तरह की बॉडीज होती हैं। 1 इज कॉन्स्टिट्यूशनल, जिसका जो मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होता है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था उस वक्त कुछ आर्टिकल्स, कुछ धाराओं के तहत उन बॉडीज को बनाया गया था। सेकेंड आ जाती है स्टैट्यूटरी बॉडी, जो कुछ कानून बनाए जाते हैं उनके बेस पे उन बॉडीज़ को बनाया जाता है। मतलब वो जो बॉडी है वो अपना जो सारे हक है या जो उस बॉडीज़ की जितनी भी राइट्स हैं वो कहाँ से ड्राइव कर रही है, वो उस एक्ट से ड्राइव कर रही है। तो कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट आया था 2005 में, दैट इज कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन फॉर चाइल्ड राइट। उसी के तहत बनाई गई थी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, जो कि बनाई गई थी 2007 में। तो अगर ये पूछा जाए व्हाट टाइप ऑफ बॉडी इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, और ये किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर। इसका काम क्या है, इसका काम है ये देखना कि जितने भी कानून, जितनी भी पॉलिसीज, जितने भी स्कीम्स बनाई जा रही हैं वो जो हैं वो पूरे प्रॉपरली कॉन्सोनेंस हों विद चाइल्ड राइट, कि जितनी भी स्कीम्स, लॉज, पॉलिसी बना रहे हैं वो बच्चों के हकों को ध्यान में रखकर ही बनाए जाए, वो किसी भी तरह से चाइल्ड राइट को वायलेट ना करें। नेक्स्ट, इंक्वायर, दूसरा इसका फंक्शन है इंक्वायर इनटू द कंप्लेंट्स रिलेट टू राइट टू एजुकेशन। किसी भी बच्चे को अगर राइट टू एजुकेशन के अंडर जो उनको हक मिले हैं कि उनको 14 साल की उम्र तक फ्री एजुकेशन मिले, वो नहीं मिल रही है, उससे रिलेटेड जितनी भी कंप्लेंट्स होंगी उसकी जो इंक्वायरी है दैट विल बी डन बाय द कमीशन विच इज नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। नेक्स्ट आता है इट ऑल्सो मॉनिटर्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉक्सो। जो पॉक्सो एक्ट अभी हमने पढ़ा दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, उसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो रही है कि नहीं उसका भी जो ध्यान है दैट इज डन बाय दिस कमीशन। ठीक है, तो इस कमीशन के 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन है। 1 कि सारे जो कानून है, लॉज है, वो चाइल्ड राइट्स को ध्यान में रख के बन रहे हैं। दूसरा कि पॉक्सो एक्ट की प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन हो रही है कि नहीं, और जितनी भी कंप्लेंट्स
RTE एक्ट के साथ के रिलेटेड है उनको इंक्वायर करना। नाउ अब हम देखते हैं कि चाइल्ड राइट्स से रिलेटेड कौन से प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है दैट इज इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम, जो लाया गया था 2009-10 में, एंड इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। अब एक यहाँ मैंने मेंशन किया है इंटरनेशनल मैग्ना कार्टा ऑफ चाइल्ड राइट्स। जैसे हमारे देश में बहुत से कानून हैं बच्चों के अधिकारों को लेकर, उसी तरह से जो इंटरनेशनल लेवल पर एक इम्पॉर्टेंट यू कैन से कि एक्ट है जो बच्चों के राइट्स को ध्यान में रखता है, उसका नाम है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ चाइल्ड राइट। और वर्ल्ड के जितने भी देश हैं वो उसी के अकॉर्डिंगली अपने एक्ट्स बनाते हैं। तो अगर क्वेश्चन में आता है कि विच इज द मैग्ना कार्टा ऑफ चाइल्ड राइट, इंटरनेशनल मैग्ना कार्टा ऑफ चाइल्ड राइट्स, तो दैट इज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ चाइल्ड राइट, जो 1989 में आया था। और ये साइन किया गया था, रेटिफाइड किया गया था 1992 में। रेटिफाइड मतलब जब सभी कंट्रीज कहती हैं कि हम इसके हिसाब से ही अपने देश के कानूनों को बनाएंगे या उनको मोल्ड करेंगे। तो 1992 में ये रेटिफाइड किया गया था और हमारी गवर्नमेंट ने भी इसको रेटिफाइड, हमारे देश ने भी इसको रेटिफाइड किया है। हमारे देश में भी जितने कानून बनते हैं दैट इज इन कॉन्सोनेंस विद, और इनके रिलेशन, इन्हीं के प्रोविजन के हिसाब से बनाए जाते हैं। किसके हिसाब से? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ चाइल्ड राइट के हिसाब से। तो इसी कन्वेंशन के अंडर ही लॉन्च की गई थी स्कीम दैट इज इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम, विच वॉज कम्स इन ईयर 2009 और 10। और इसका जो मकसद था वो ये था कि जो भी बच्चे इन द नीड ऑफ प्रोटेक्शन है, केयर है, या फिर विच आर इन द कन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ, उन्हें प्रॉपर सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए। इस स्कीम का ये एक अम्ब्रेला स्कीम थी और जितने भी इंडिविजुअल स्कीम्स या प्रोविजन गवर्नमेंट ला रही थी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड, उसको इसी स्कीम के अंडर रखा गया। इस स्कीम का एक स्ट्रक्चर बनाया गया जिसमें सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कुछ बॉडीज बनाई गई, ठीक है। जैसे कारा दैट इज सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी, वो बनाई गई एट द लेवल ऑफ सेंटर। फिर स्टेट अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी बनाई गई एट द लेवल ऑफ स्टेट। फिर उसी तरह से बनाई गई सेंट्रल चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी एट द लेवल ऑफ सेंटर। स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी बनाई गई एट द लेवल ऑफ स्टेट। इसी तरह की काफ़ी जो है बॉडीज, काफ़ी सोसाइटीज जो है डेवलप की गई अंडर द इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम एट द लेवल ऑफ सेंटर, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट। और मकसद क्या था कि बच्चे, दो तरीके के बच्चे जो कि या तो इन कन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ हैं या इन द नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन है, उन्हें प्रॉपर प्रोटेक्शन, प्रॉपर केयर प्रोवाइड किया जाए। फाइन। अब इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम के अंडर बच्चों को दो तरह की प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। वन इज इंस्टीट्यूशनल एंड अदर इज नॉन इंस्टीट्यूशनल। इंस्टीट्यूशनल केयर क्या होती है? जिसमें एक इंस्टीट्यूशन में बहुत सारे बच्चों को रखा जाता है एक जगह पे। उसका जो बेसिक प्रिंसिपल होता है दैट इज वन साइज फिट्स ऑल, मतलब एक तरह की ही एजुकेशन, एक तरह का ही हेल्थ मॉनिटरिंग, एक तरह का ही खाना सब बच्चों को दिया जाता है, इंडिविजुअल केयर नहीं होती, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशनल केयर की एग्जाम्पल्स क्या हो जाएगी? जैसे ऑर्फनेजेस होते हैं या डिटेंशन सेंटर्स होते हैं, ये चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ठीक है। तो वहां पे सभी जिस मर्जी एज का बच्चा हो उसे एक ही तरह का ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो प्रिंसिपल क्या हो गया इंस्टीट्यूशनल केयर का? वन साइज फिट्स ऑल। इसीलिए जो छोटे बच्चे होते हैं, जनरली 6 ईयर्स से कम या 7 ईयर्स से कम, उनको कोशिश की जाती है नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर प्रोवाइड की जाए, ठीक है, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल केयर में स्पेसिफिक या इंडिविजुअल केयर नहीं हो पाती। अब इंस्टीट्यूशनल केयर में लेकिन ये ध्यान रखा जाता है कि बच्चे को प्रॉपर एजुकेशन दी जाए, प्रॉपर वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल केयर में भी बच्चा रहता है 18 साल तक। 18 साल तक के बाद उन्हें बाहर की दुनिया में छोड़ दिया जाता है और उस वक्त उनको वो बाहर तभी सर्वाइव कर पाएंगे अगर वो इस एलिजिबल होंगे, अगर वो अपनी लाइवलीहुड अर्न कर पाए। तो इसके लिए इंस्टीट्यूशनल केयर के दौरान उन्हें दी जाती है प्रॉपर एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग, रिक्रिएशन, हेल्थ केयर एंड काउंसलिंग। तो ये सब जो फैसिलिटीज हैं वो इंस्टीट्यूशनल केयर में बच्चे को प्रोवाइड की जाती हैं। और कौन सी ईयर तक के बच्चे इंस्टीट्यूशनल केयर में रहते हैं? दैट इज अप टू 18 ईयर्स। हमारे JNK में अभी जो वर्किंग है चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन दैट इज अराउंड 47, और बॉयज के लिए अलग इंस्टीट्यूशन होते हैं और गर्ल्स के लिए अलग, एंड दैट दो जो इंडिविजुअल नेम है, पलश इज फॉर बॉयज एंड प्रीशा इज फॉर गर्ल्स। पलश चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन इज फॉर बॉयज एंड द प्रीशा फॉर द गर्ल्स। तो इंस्टीट्यूशनल केयर समझ में आ गया कि बच्चे जिनको सभी बच्चों को एक ही जगह पर एक ही तरह का जब ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिसका कॉमन एग्जाम्पल आप ऑर्फनेज ले सकते हैं या फिर डिटेंशन सेंटर्स जो दिए जाते हैं। अब नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर में क्या आ गया? जहां पे इंडिविजुअल बच्चे को अलग ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। इसमें 3 तरह की चीजें हैं, जैसे अडॉप्शन, स्पॉन्सरशिप और फॉस्टर केयर, और हमें पढ़ना है इसमें से 2, दैट इज अडॉप्शन एंड फॉस्टर केयर, जो हमारे सिलेबस में मेंशन है,
ठीक है। तो अडॉप्शन और फॉस्टर केयर किसके अंडर आ जाता है? नॉन इंस्टीट्यूशनल में। और इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल दोनों किसके अंडर आई थी? इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम में। ठीक, अब सबसे पहले हम जानते हैं कि फॉस्टर केयर क्या है। फॉस्टर केयर में क्या होता है कि बच्चे को टेम्परेरी अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स से अलग रखा जाता है। ठीक है, जो भी उससे रिलेटेड जितने भी राइट्स हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो बायोलॉजिकल पेरेंट्स के पास ही रहेंगे। ठीक है, बायोलॉजिकल पेरेंट्स को पूरा हक होगा उसके ऊपर, बच्चे के ऊपर, लेकिन टेम्परेरी उसे रखा जाएगा या तो उसके एक्सटेंडेड फैमिली के साथ या किसी और फैमिली में, जो यूजुअली ये रखा जाता है कि जो कल्चरली दोनों सेम हो, कल्चर सेम हो, उसी फैमिली में बच्चे को रखा जाता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों किया जाता है? अगर किसी कारणवश दोनों पेरेंट्स को सजा हो गई है, जेल में है, अब वो बच्चे की केयर नहीं कर सकते, या फिर मेंटली इल हैं, ठीक है, मेंटली इल हो गए हैं, बच्चे नहीं रख सकते, या बहुत पुअर हैं, उनके पास इतने इकोनॉमिक मीन्स नहीं है कि बच्चे की प्रॉपर केयर कर पाएं, तो ऐसे सर्कमस्टांसिस में टेम्परेरी बेसिस पे जब तक कि या तो पेरेंट्स वापस ना आ जाए सजा काट के, या वो मेंटली प्रॉपर्ली उनका ट्रीटमेंट ना हो पाए, या उनकी इकोनॉमिक स्टेटस इंप्रूव ना हो जाए, तब तक बच्चों को रखा जाता है फॉस्टर केयर में। ठीक, तो फॉस्टर केयर में इट इज ऑन द टेम्परेरी बेसिस। जो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, अडॉप्शन जो है वो परमानेंट है, फॉस्टर केयर क्या है वो टेम्परेरी है। और कहाँ रखा जाता है? मोस्टली एक्सटेंडेड फैमिली में, या तो मतलब दूर दराज के जो रिश्तेदार होते हैं वहाँ बच्चे को रखा जाता है। अगर वो भी ना मिले तो फिर अनरिलेटेड फैमिली में, लेकिन कोशिश की जाती है कि कल्चरली जो हो बच्चा और जो फॉस्टर पेरेंट्स हो जो उसे थोड़ी देर के लिए रखेंगे, कल्चरली वो सेम हो। ठीक है, अब बायोलॉजिकल पेरेंट्स किसी भी तरह से राइट्स को लूज नहीं करते, बच्चे पे पूरा हक उनका ही मेंटेन होता है। चाइल्ड नॉट लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन, तो लीगली अगर किसी भी डॉक्यूमेंट पे नेम होगा तो उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स का ही होगा, सारे राइट्स उन्हीं के होंगे। ठीक है, रीजंस क्या क्या हैं जो मैंने आपको बताया, या पेरेंट्स मेंटली इल हैं, पुअर हैं, या इम्प्रिजन्ड हैं। अब ये भी ध्यान रखा जाता है फॉस्टर केयर में कि जो सिबलिंग्स हों उनको एक साथ रखा जाए, उनके मेंटल स्टेटस के लिए और मेंटल अपब्रिंगिंग के लिए अच्छा होता है। और फॉस्टर केयर में ये भी ध्यान रखा जाता है कि जो 6 साल तक के कम के बच्चे हैं उन्हें फॉस्टर केयर में ना रखा जाए, क्योंकि टेम्परेरी स्टे है तो बच्चे को पहले वहाँ रखेंगे, फिर दोबारा बायोलॉजिकल पेरेंट्स में रखेंगे, तो 6 साल का बच्चा ये अंडरस्टैंड नहीं कर पाता और वो उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट में इम्पैक्ट डालता है। इसीलिए कोशिश की जाती है कि जो 6 साल से कम के बच्चे हैं और उनके पेरेंट्स ऐसी कंडीशन में हैं तो उन्हें अडॉप्शन के लिए रखा जाए, फाइन। और जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उन्हें फॉस्टर केयर में रखा जाए। फॉस्टर केयर का यही मतलब है कि टेम्परेरी रख के फिर उनको वापस रीयूनाइट कर दिया जाएगा बायोलॉजिकल पेरेंट्स के साथ। अब क्राइटेरिया क्या है, किस तरह से जो फॉस्टर केयरर्स हैं, कि फॉस्टर पेरेंट्स हैं, कैसे चूज किए जाते हैं कि कहाँ पे बच्चे को रखना है। तो सबसे पहले मैंने ये क्राइटेरिया है कि जो पेरेंट्स हैं, जहाँ फॉस्टर केयर के जो पेरेंट्स हैं वो जो है दोनों इंडियन होने चाहिए। ठीक, सेकेंड इज उनकी जो एज है इट शुड बी मोर देन 35 ईयर्स। बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो बच्चे की है वो फुलफिल कर पाएं, इतनी इनकम वो अर्न करते हो कि बच्चे को शेल्टर, एजुकेशन, क्लोथिंग ये सब कुछ प्रोवाइड कर पाएं। ये भी ध्यान रखा जाता है कि कोई मेडिकल, उनके पूरा मेडिकल चेकअप किया जाता है कि उनको किसी तरह का कोई वायरल इन्फेक्शन तो नहीं है जो इन केस बच्चे को हो सके या बच्चे पे ट्रांसमिट हो जाए। एंड ऑल्सो कीप इन माइंड कि बच्चे की जो प्राइवेसी है और फैमिली की जो प्राइवेसी है उसको रिस्पेक्ट किया जाए। अगर फॉस्टर केयरर्स को किसी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन बच्चे के पेरेंट्स के रिलेटेड दी जाती है तो वो उसे आगे ना फैलाए या उसकी प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखे। तो ये कुछ क्राइटेरियाज हैं फॉर द फॉस्टर केयरर्स। अब हम पढ़ते हैं अडॉप्शन की तरफ। फॉस्टरिंग का मतलब था टेम्परेरी स्टे। अब अडॉप्शन में क्या है? परमानेंट। ये क्या है? इट इज अ लीगल एंड इमोशनल प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स एक्सेप्टिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ केयरिंग फॉर अ चाइल्ड हु इज नॉट बायोलॉजिकल रिलेटेड टू अडॉप्टेड पेरेंट्स। इसका क्या मतलब है कि बच्चे को लीगली अडॉप्ट कर लेना, उसके सारे राइट्स और सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो ट्रांसफर हो जाती हैं फ्रॉम द बायोलॉजिकल पेरेंट्स टू द अडॉप्टेड पेरेंट्स। और ये कंप्लीट प्रोसेस है, ये परमानेंट प्रोसेस है। अब इसमें जो है बच्चा वापस अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के पास नहीं जा सकता और बायोलॉजिकल पेरेंट के पास कोई भी हक नहीं रह जाता बच्चे के रिलेटेड। अब जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वहां जो नेम होगा दैट विल बी ऑफ अडॉप्टेड पेरेंट्स। तो लीगली टोटली रिस्पॉन्सिबिलिटीज और राइट्स की जो ट्रांसफर है वो हो जाता है अडॉप्टेड पेरेंट्स को। अब हमारे देश में जो अडॉप्शन का प्रोसीजर है वो कौन यू कैन से मॉनिटर करता है? दैट इज कारा, दैट इज सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। इट इज अ नोडल बॉडी फॉर अडॉप्शन। ये दोनों तरह की अडॉप्शन, चाहे देश के अंदर या देश के बाहर। अब देखिए, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बच्चे को अडॉप्शन किया जा रहा है, दैट विल बी कंसिडर्ड अंडर इन कंट्री अडॉप्शन। अगर
इंडिया में रहकर फॉरेन का बच्चा अडॉप्ट किया जा रहा है या अमेरिका में रह के कोई कपल इंडियन बच्चे को अडॉप्ट कर रहा है, तो दैट विल बी कॉल्ड इंटर कंट्री। तो इन दोनों टाइप की अडॉप्शन को जो रेगुलेट करता है, जो मॉनिटर करता है, दैट इज कारा, दैट इज सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। और ये जो इंटर कंट्री अडॉप्शन है वो कौन से लॉ के अंडर होती है? दैट इज अंडर हेग कन्वेंशन ऑफ इंटर कंट्री अडॉप्शन। अब इंटरनेशनली भी कोई लॉ होगा ना जो मॉनिटर करेगा कि कौन कौन से राइट्स हैं, किस तरह से अडॉप्शन होनी चाहिए। तो जो इंटरनेशनली कानून है जिसके तहत इंटर कंट्री अडॉप्शन होता है दो कंट्रीज के बीच में, वो होता है हेग कन्वेंशन ऑफ इंटर कंट्री अडॉप्शन के अंडर। दैट वाज कम्स इन ईयर 1993 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे रेटिफाइड किया था, साइन किया था, ये माना था कि हम इसी के अकॉर्डिंगली अपने प्रोविजंस बनाएंगे। दैट वाज इन 2003। फाइन। अब अडॉप्शन, हमारे देश में अडॉप्शन को लेकर दो तरह के कानून हैं। वन इज हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 एंड सेकेंड इज जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। हमारे देश में अगर अडॉप्शन करनी है किसी कपल को तो वो दो तरीके से कर सकता है, दो लॉज के अंडर कर सकता है। वन इज हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 एंड सेकेंड इज जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। HAMA एक्ट के अंडर किसी भी कपल को अगर अडॉप्ट करना है तो उन्हें सिर्फ जरूरी है एक कोर्ट ऑर्डर या दत्तका होम सेरेमनी की। दत्तका होम सेरेमनी क्या होती है? जिसमें रिलीजियस रिचुअल्स को फॉलो करके जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स है वो कंप्लीटली सारे राइट्स जो हैं अडॉप्टेड पेरेंट्स को ट्रांसफर करते हैं एक रिलीजियस सेरेमनी के थ्रू। ठीक, तो दैट इज कॉल्ड दत्तका होम सेरेमनी। आइदर इसके थ्रू या फिर एक कोर्ट ऑर्डर, सिंपल कोर्ट में जाके ऑर्डर चाहिए जिसमें बायोलॉजिकल पेरेंट्स सारे ट्रांसफर्स करेंगे विद साइन एंड अडॉप्टेड पेरेंट्स के साइन होंगे, इसके थ्रू अडॉप्शन कंप्लीट हो जाती है। अब इस एक्ट के अंदर कौन कौन अडॉप्ट कर सकता है? हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन्स एंड सिख्स। बाकी पारसी, मुस्लिम्स वगैरह इस एक्ट के अंडर अडॉप्शन नहीं कर सकते। वो किसके अंडर अडॉप्शन कर सकते हैं? अंडर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। इसके अंडर कारा पोर्टल में कपल को अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है। कारा इज सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। उसके अंडर कपल को अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है एंड उसके बाद कुछ मेंबर्स आकर होम, जिस भी डिटेंशन होम या जिस भी सेंटर पर बच्चा रहता है वहाँ पे आके वो स्टडी करते हैं और फिर वो लीगली जो है बच्चे को अडॉप्शन के लिए अवेलेबल करा देते हैं और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अडॉप्शन ऑर्डर्स इशू कर देता है। फाइन। तो दो तरह के लॉ हैं, वन इज हिंदू मेंटेनेंस, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट और दूसरा है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। फाइन। अब एलिजिबिलिटी क्या है कि कौन कौन लोग अडॉप्शन कर सकते हैं? तो हर वो स्पाउस जो मेंटली फिजिकली फिट हैं वो अडॉप्शन कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ है कि अगर कोई सिंगल पेरेंट है, अगर वो सिंगल वीमेन है तो वो बॉय गर्ल दोनों को अडॉप्ट कर सकती है, लेकिन अगर सिंगल मेल है तो वो गर्ल चाइल्ड को अडॉप्ट नहीं कर सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि अडॉप्शन करते टाइम दोनों स्पाउस का कंसेंट बहुत ज़रूरी है और ये भी ध्यान रखा जाता है कि जो भी कपल अडॉप्शन के लिए जा रहा है वो एटलीस्ट 2 साल के एक स्टेबल मैरिटल रिलेशनशिप में हो। फाइन। फिजिकली, मेंटली, इमोशनली स्टेबल हो और पेरेंट्स हैविंग ओन चाइल्ड कैन ऑल्सो, अगर कोई स्पाउस है जिसके अपने बायोलॉजिकल चाइल्ड भी है वो भी अडॉप्शन कर सकता है। ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि वो एलिजिबल नहीं है। तो दीज आर द सम एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज फॉर अडॉप्शन। अब चैलेंजेस क्या हैं अडॉप्शन को लेकर हमारे देश में? तो सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज आ जाता है कि ये जो प्रोसीजर है वो बहुत लेंथी है। कुछ जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं उनके अडॉप्शन में तो कम से कम 3 साल 4 साल लग जाते हैं, तो पेरेंट्स वेट करते रहते हैं और अडॉप्शन ही नहीं कंप्लीट हो पाती। तो बहुत कम्बरसम प्रोसीजर है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लेंथी और कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर की। दूसरी आ जाती है इलीगल और अनरेगुलेटेड प्रैक्टिसेस की, जैसे बच्चों को अडॉप्शन किया नहीं जाता, लीगली प्रॉपर्ली तरीके से नहीं किया जाता, बस उन्हें लिया जाता है फॉर पर्पस ऑफ ट्रैफिकिंग, उन्हें बेच दिया जाता है, चाइल्ड सेल हो जाती है, आगे उनको इलीगल क्राइम्स में इन्वॉल्व कर दिया जाता है। तो ये सब किया जाता है। ये इलीगल प्रैक्टिसेस जो हैं ये भी एक बहुत बड़ा जो चैलेंज है अडॉप्शन को लेकर है। लास्ट इज रिटर्निंग चिल्ड्रन आफ्टर अडॉप्शन, कि अडॉप्शन होने के बाद बहुत से लोग जो फॉरेन कंट्री से बच्चों को अडॉप्ट करते हैं वो वापस बच्चों को छोड़ जाते हैं और अराउंड कारा के हिसाब से अराउंड 1000 बच्चे जो हैं लास्ट ईयर रिटर्न हुए हैं। तो ये जो है ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है अडॉप्शन को लेकर है।
तो आज हमने पढ़ा चिल्ड्रन राइट और चिल्ड्रन एक्ट के बारे में, और साथ ही हमने कंप्लीट किया एडॉप्शन, फॉस्टर और इंस्टीट्यूशनल केयर। तो इसी के साथ हमारी यूनिट 6 भी कंप्लीट हो गई है। यूनिट 5 एंड 6 हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक है। फर्दर कुछ भी न्यू नोटिफिकेशन होगी तो वो आपको वहाँ से मिल जाएगी। तो आप हार्डवर्क करते रहिए और हम आपके लिए नए नए लेक्चर लाते रहेंगे। तो थैंक यू।